पढ़ लें एक बार। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैविंग अ ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू ब्रांच। अब ये जो गुड्स भेज रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, एट कॉस्ट है। अगर हम एट कॉस्ट भेज रहे हैं तो हमें कोई लोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाई द ब्रांच फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस। परचेजेज वो जरूर कर रहे हैं लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस से ही हो रही है। ऑल द डेली कलेक्शन आर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस। इसका मतलब है कि ब्रांच को खर्चे करने की उस कलेक्शन में से परमिशन नहीं दी गई है। हमें फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन दी हेड ऑफिस बुक्स बाई डेटर मेथड। तो इस डिटेल से हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम कहेंगे हम इसे, सो बना लेते हैं। अब ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं, और हेड ऑफिस की बुक्स में हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड से। ठीक है, जो डाटा दिया है पहले उस डाटा को प्लेस कर लें, इसके बाद फिर हम आगे करेंगे। अच्छा, यहाँ जो वर्किंग नोट्स बनेंगे उनको भी बना लें। एक तो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना लेती, क्योंकि कुछ बैलेंसिंग फिगर देखो डेटर्स में नहीं दी है, गौर से देख सकते हो। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो ये डेटर अकाउंट का वर्किंग नोट बना लें। चलिए डाटा को प्लेस करना शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया है कैश का, डेटर का और स्टॉक का। तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। इम्प्रेस्ड कैश, डेटर, स्टॉक वो जो हेड ऑफिस से आया था, और स्टॉक बोर्ड जो हमने डायरेक्टली लोकल में खरीदा। ये सब डाटा अलग अलग दिया हुआ है। इम्प्रेस्ड कैश हमारे पास 2000 रुपये की है। डेटर हमारे पास 25,000 रुपये के हैं। 24,000 का हमने हेड ऑफिस वाला गुड्स है, और 16,000 का ऐसा स्टॉक पड़ा है जो हमने लोकली खरीदा था। ठीक है, चलिए अब देखिए कैश सेल दे रखी है। ये डायरेक्ट परचेज नहीं कहेंगे इसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, ऐसे कर लीजिए इसे। अब ठीक है, ओके। कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, डायरेक्ट परचेज दे रखी है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो जो डाटा दिया है उसको हम नोट करते जाते हैं। कैश सेल होगी तो कैश सेल से क्या आएगा, कलेक्शन पैसा आएगा। तो हम लिखते हैं बाय बैंक, बाय बैंक, और बैंक में क्या लिखते हैं, कलेक्शन कहाँ से, ब्रांच से जो आया है वो लिखते हैं। अब उस ब्रांच से कलेक्शन में किस किस का पार्ट है, ब्रांच से जो कैश सेल ब्रांच कर रही है उससे आएगा, और जो डेटर से कलेक्शन हो रहा है उसमें से भी कलेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कैश सेल हो रही है हमारी 45,000 की, तो हम यहाँ 45,000 लिख देंगे। डेटर से कलेक्शन नहीं दिया है, बट तो जो क्रेडिट सेल है वो हम अपने वर्किंग नोट में लिख देंगे 1,30,000। ओपनिंग बैलेंस डेटर का क्वेश्चन में 25,000 दिया है। चलिए आगे बढ़े। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल रिटर्न है कितनी, नहीं डायरेक्ट परचेज है,
तो डायरेक्ट परचेज है, हमने पैसे दिए कि ठीक है खरीद लो, तो ये डायरेक्ट परचेज हो गई हमारी। कितने की? 45,000 की। फिर जो सेल रिटर्न है क्वेश्चन में दे रखी है 3,000 की है। आगे पढ़े। गुड्स सेंड किया हमने 60,000 का, और गुड्स 4,000 रुपये हेड ऑफिस ने पेटी कैश के पैसे भेजे हैं। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000 का है, और हेड ऑफिस ने पेटी कैश में 4,000 रुपये भेजे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। क्वेश्चन में लिखा है कि बैड डेट्स हमारा 1,000 और डिस्काउंट जो कस्टमर को दी हमने वो 2,000 है। बैड डेट्स हमारा 1,000 है, डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया है वो 2,000 है। अब ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा है कि रेमिटेंस हमने भेजी है 1,65 की, और जो रेमिटेंस हमने भेजी है हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं की है वो 5,000 की है। कुल मिला के हमने 1,70,000 रुपये भेजे हैं। अब आप गौर से सोचें, बैंक को, चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ट्रांजिट में जो है वो 5,000 रुपये है, और ये सब मिला के टोटल उनको कितना भेजा है हमने? 1,70,000 भेजा है। इसका मतलब है कि कैश सेल के अलावा बाकी पैसा हमें कहाँ से मिला है? कैश सेल के अलावा जो भी पैसा है वो हमें कस्टमर से मिला है। सो वर्किंग नोट 2 बना दें। किस चीज़ के लिए? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। आप लिखेंगे टोटल कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ये आपका है 1,70,000। इसमें लिख देंगे इंक्लूडिंग ट्रांजिट। इसमें से कैश सेल आपकी 45,000 है। इसका मतलब है 1,25,000 कहाँ से आया आपके पास? 1,25,000 आपको डेटर से कलेक्ट किया आपने। तो बाय बैंक वर्किंग नोट 2 1,25,000। चलिए आगे बढ़े। ब्रांच एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किया है वो 30,000 का है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में हेड ऑफिस के पास जो स्टॉक है हेड ऑफिस से आया था वो लिखा है 10,000 का है, और जो डायरेक्ट परचेज किया था उसके बारे में लिखा है कि वो 15,000 का है। अब आपको डेटर और पेटी कैश का बैलेंस बताना है। तो डेटर का बैलेंस तो हमारा डेटर अकाउंट से निकल आएगा। तो डेटर का बैलेंस अगर गौर से देखें तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये 24,000 आ रही है। ठीक है, ये 24,000 आ रही है। और पेटी कैश ये हम मान के चलते हैं
कि ये पेटी कैश जो हमें शुरू में थी वो ही हमारे पास बाद में है। क्यों? पेटी कैश का सिस्टम ये होता है कि जो आप खर्च करोगे वो हम आपको रियम्बर्स कर देंगे और बैलेंस आपका वापस रीस्टेट कर देंगे जितना बैलेंस आपके पास ओपनिंग में था। सो ये सेम बैलेंस हम यहाँ लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसको वर्किंग नोट 3 बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल पेटी कैश एक्सपेंडिचर reimbursed by the head office. So closing balance remain same as of opening balance, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है। सो इसका टोटल करें, ये हो जाएगा आपका 25, 50, 1000। टोटल ये आया 2,21,000, 2,21,000। और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है एक बार कैलकुलेटर से निकाल लें। चलिए 1,70,000 प्लस 51,000 माइनस 67,000, 45,000, 60,000, 34,000 एंड 30,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा P&L, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस P&L। ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। थैंक यू।